नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना चैप्टर 28। तुम जाग रही हो है ना? एक आवाज उसके करीब से आई। उसने गेटन की आवाज पहचानी। पिछले 2 सालों में कितनी बार उसने ख्वाब में खुद को बिस्तर पर उसके साथ पड़ा हुआ तस्वुर किया था। गेटन, उसने कहा, और उसके नाम के साथ यादें वापस आईं। गोदाम, बैक। वो इतनी तेजी से बैठी कि उसका सर चकरा गया और चक्कर उस पर तारी हो गया। वियान, उसने कहा, तुम्हारी बहन ठीक है। उसने तेल की चिराग जलाकर बिस्तर के पास उल्टे हुए सेब के क्रेट पर रख दिया। मक्खन के रंग की रोशनी ने उन दोनों को अपने आगोश में ले लिया और सियाही में एक छोटा बैजवी दुनिया बना दी। उसने अपने कंधे में तकलीफ की जगह को छुआ। चेहरा मुस्कुराहट से बदल गया। इस बदमाश ने मुझे गोली मारी, उसने कहा, हैरान होकर ये सोचते हुए कि ऐसा कुछ भला कैसे जा सकता था। उसे याद आया कि उसने हवाबाज को छुपाया और वियान के हाथों पकड़ी गई थी। उसे याद आया कि वो तहखाने में मुर्दा हवाबाज के साथ थी और तुमने उसे गोली मारी। उसे याद आया कि बैक ने खिड़की का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ अपनी पिस्तौल तानी थी। उसे 2 गोलियों की आवाज याद आई और तहखाने से बाहर निकलना, लड़खड़ाना, चक्कर आना। क्या उसे इल्म था कि उसे गोली लगी थी? वियान का एक कुदाल हाथ में खून से सनी हुई। उसके करीब बैक खून के धब्बे में पड़ा था। वियान चौक की तरह पीली, कांप रही थी। मैंने उसे मार डाला। उसके बाद उसकी यादें गड़मड़ हो गईं, सिवाय वियान के गजब के। तुम यहाँ खुशामदीद नहीं हो। अगर तुम वापस आओ तो मैं खुद तुम्हें पकड़ कर दे दूंगी। इसाबेल धीरे धीरे वापस लेट गई। इस याद का दर्द उसके जख्म से ज्यादा तकलीफ दे था। एक बार वियान ने इसाबेल को बाहर निकालकर ठीक किया था। वो क्या सोच रही थी कि अपनी बहन की जायदाद पर हवाबाज को छुपाए, जबकि वहां एक जर्मन वेयरमख्त कप्तान ठहरा हुआ था। कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग उस पर एतमाद नहीं करते। कितने दिन हो गए हैं यहाँ? 4 दिन। तुम्हारा जख्म बहुत बेहतर हो चुका है। तुम्हारी बहन ने अच्छे तरीके से सिलाई की। तुम्हारी बुखार कल टूट गई थी। और वियान, वो ठीक नहीं है यकीनन। तो फिर वो कैसी है? हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। वो छुपने पर राजी नहीं हुई, तो हेनरी और डिडियर ने दोनों लाशों को दफन किया और गोदाम की सफाई की और मोटरसाइकिल के पुर्जे तोड़ दिए। वो तफ्तीश की जाएगी, इसाबेल ने कहा, और उस शख्स को मारना उसके जहन में गूंजेगा। नफरत उसके लिए आसान नहीं है। ये जंग खत्म होने से पहले वो ऐसा करेगी। इसाबेल ने शर्म और पछतावे से अपना पेट सिकुड़ता हुआ महसूस किया। मैं उसे मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो, या मैं चाहती हूँ। फिर मैं कैसे भूल जाती हूँ कि जब हम किसी बात पर इख्तिलाफ करते हैं तो फौरन ये सब कैसे निकल जाता है। उसने सरहद पर कुछ ऐसा ही कहा था। इसाबेल ने करवट लेने की कोशिश की और अपने कंधे में तकलीफ से सांस रोक दिया। गहरी सांस ली और खुद को हौसला देकर धीरे से अपने पहलू पर लेट गई। उसने अंदाजा नहीं किया था कि वो उसके इतने करीब है। बेड कितना छोटा है। वो ऐसे लेटे हुए थे जैसे आशिक हूं। वो अपने पहलू पर लेटी हुई थी, उसके ऊपर देखते हुए। वो पीठ के बल लेटा हुआ था, छत को घूमते हुए। वियान सरहद पर गई थी। तुम काबूत में थी, गाड़ी के पीछे। वो ये यकीन करना चाहती थी कि हम हिफाजत से उबूर कर जाएं। उसने अपनी आवाज में मुस्कुराहट सुनी, या शायद उसने ऐसा ही सुना था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल ना करूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बहन ने ये कहा था, इसाबेल ने कहा, यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो ये भी नहीं मानती थी कि गेटन वो किस्म का आदमी है जो बहनों को मिलाने के लिए झूठ बोलेगा। उसके प्रोफाइल में उसकी खसूसियात तेज थीं, हत्ता की चिराग की रोशनी में भी वो निहिरता था। इसे देखो, और वो बेड के किनारे के जितना करीब हो सकता था उतना करीब था। सो जाओ, इसाबेल। तुम जानती हो कि मैं बार बार सवाल पूछती रहूंगी जब तक कि तुम इसका मुकाबला ना कर सको। उसने एक आह भरी और अपने पहलू पर मुड़ गया। मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। ना सोचो, उसकी आवाज खरक थी। तुमने मुझे बोसा दिया था, उसने कहा। यह ख्वाब नहीं था। तुम्हें ये याद नहीं रहना चाहिए। इसाबेल को उसके अल्फाज से कुछ अजीब महसूस हुआ। सीने में एक हल्की सी धड़कन। तुम मुझे इतनी ही चाहत रखते हो जितनी मैं तुमसे रखती हूँ, उसने कहा। उसने इनकार में सर हिलाया, लेकिन वो खामोशी थी जिसे उसने सुना, उसकी सांसों की तेज आवाज। तुम समझते हो कि मैं बहुत कम उम्र, बहुत मासूम और बहुत बेचैन हूँ। बहुत कुछ हूँ। मैं समझ गई हूँ। लोग हमेशा मुझ के बारे में यही कहते हैं। मैं बचकाना हूँ। ये वो नहीं है। लेकिन तुम गलत हो। शायद तुम 2 साल पहले गलत नहीं थे। मैंने कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जो शायद पागल लग रहा था। उसने सांस ली। लेकिन अब ये पागल नहीं है गेटन। शायद ये सारी सूरत हाल में वाहिद अक्लमंदाना बात है। मोहब्बत मेरी मुराद है। हमने अपने सामने इमारतों को उड़ते हुए देखा है और हमारे दोस्त गिरफ्तार और मुल्क बदर हो रहे हैं। खुदा जाने हम उन्हें दोबारा देख पाएंगे या नहीं। मैं मर सकती हूँ गेटन, उसने आहिस्ता से कहा।
मैं ये किसी स्कूल की लड़की की तरह नहीं कह रही जो लड़के को बोसा देने के लिए कुछ कह रही हो। ये सच है, और तुम जानते हो हम में से कोई भी कल मर सकता है। और तुम जानते हो मुझे क्या अफसोस होगा? क्या? हमारा कोई हम नहीं हो सकता अजी, अब नहीं। यही है जो मैं तुम्हें शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं वादा करूं कि उसे छोड़ दूंगी तो क्या तुम एक सवाल का सच्चाई से जवाब दोगे? सिर्फ एक। और फिर मैं सो जाऊंगी, वादा करती हूं। उसने सर हिलाया। अगर हम यहां ना होते, एक महफूज पनाहगाह में छुपे हुए, अगर दुनिया अपने आप को फाड़ ना रही होती, अगर ये सिर्फ एक आम दिन होता, एक आम दुनिया में, क्या तुम चाहते कि हमारा कोई हम होता गेटन? उसने देखा कि उसका चेहरा किस तरह मरोड़ गया, किस तरह दर्द ने उसकी मोहब्बत को बेनकाब किया। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम ये नहीं देख रहे? यही वो वाहिद चीज है जो अहमियत रखती है गेटन। उसने उसकी आंखों में मोहब्बत देखी। इसके बाद अल्फाज की क्या अहमियत रह जाती? वो अब पहले से ज्यादा होशियार हो गई थी। अब वो जानती थी कि जिंदगी और मोहब्बत कितनी नाजुक है। शायद वो उसे सिर्फ इस दिन के लिए मोहब्बत करेगी, या शायद सिर्फ अगले हफ्ते के लिए, या शायद जब तक वो एक बूढ़ी बूढ़ी औरत न बन जाए। शायद वो उसकी जिंदगी की मोहब्बत होगी, या उसकी मोहब्बत इस जंग के दौरान तक, या शायद वो सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत होगी। जो भी वो थी, जो भी उसने सीखा था, वो ये था कि इस खौफनाक डरावनी दुनिया में उसने एक गैर मुतवक्के चीज का पता लगाया था, और वो उसे दोबारा जाने नहीं देगी। मुझे पता था, उसने खुद से कहा, मुस्कुराकर। उसकी सांस उसके होठों के करीब आई, जैसे किसी बोसे की तरह करीब। वो उसके ऊपर झुक गई, उस पर नजरें जमी हुई थीं, पुरएतवाद, सच्ची, और लैंप बंद कर दिया। अंधेरे में वो उसके करीब सिमट कर लेट गई, कंबल में और गहराई में जाकर छुप गई। शुरू में वो उसके करीब साकित लेटा था, जैसे वो उसे छूने से भी डर रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ढीला हो गया। वो पीठ के बल लेट गया और खराटे लेने लगा। कभी वो नहीं जानती थी कब उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ बढ़ाकर उसके पेट के अंदरूनी हिस्से में रख दिया, महसूस करते हुए कि वो सांस लेने के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। ये जैसे समंदर पर हाथ रखना था जब गर्मी में लहरें आ रही हों। उसे छूकर वो सो गई। ख्वाबों ने उसे जाने नहीं दिया। उसके दिमाग के किसी दूर दराज हिस्से में उसने अपनी आहट सुनी। सुना कि सोफी कह रही है, मम्मा तुम सारी कंबल ले रही हो, लेकिन उससे कोई बेदारी नहीं हुई। उसके खौफनाक ख्वाब में वो एक कुर्सी पर बैठी थी, तफ्तीश की जा रही थी। लड़का, डैनियल, वो एक यहूदी है, मुझे उसे दे दो, वैन रिक्टर ने कहा, उसका पिस्तौल उसके चेहरे पर दबाकर। फिर उसका चेहरा बदल गया, थोड़ा सा पिघल गया, और वो बेक में बदल गया, जो अपनी बीवी की तस्वीर पकड़े हुए सर हिला रहा था, लेकिन उसके चेहरे का एक हिस्सा गायब था। और फिर असाबेल फर्श पर लेटी खून बहा रही थी, कह रही थी, मुझे माफ कर देना वियान। और वियान ने अचानक आंख खोली, सांसें तेज हो रही थी। वही ख्वाब जो पिछले 6 दिनों से उसे तंग कर रहे थे। वो हमेशा थकी हुई और परेशान होकर उठ बैठती थी। अब नवंबर का महीना था और असाबेल के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। वो कंबलों से निकलकर आराम से बाहर आई। फर्श ठंडा था, लेकिन इतना नहीं जितना कुछ हफ्तों में होगा। उसने वो शॉल पकड़ी जो उसने बेड के पांव के करीब रखी थी, और उसे अपने कंधों के गिर्द लपेट लिया। वैन रिक्टर ने ऊपर वाले कमरे पर कब्जा कर लिया था। वियान ने उसके लिए फर्श छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ नीचे के छोटे कमरे में मुंतकिल हो गई, जहां वो सब मिलकर डबल बेड पर सोते थे। बेक का कमरा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो यहाँ ख्वाब देखती थी। हवा में उसकी खुशबू मौजूद थी, जो उसे याद दिलाती थी कि वो आदमी जिसे वो जानती थी अब नहीं रहा, कि उसने उसे मार डाला था। वो इस गुनाह के लिए तौबा करना चाहती थी, मगर वो क्या कर सकती थी? उसने एक आदमी को मारा था, एक शरीफ आदमी, तमाम हालात के बावजूद। उसके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो दुश्मन था, या ये कि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए ये किया। उसे ये यकीन था कि उसने सही फैसला किया था। वो सही या गलत के बारे में परेशान नहीं थी, वो अमल ही उसकी परेशानी का सबब था, कत्ल। उसने कमरा छोड़ा और दरवाजा बंद कर दिया, उसे हल्की सी आवाज के साथ बंद किया। वॉन रिश्टर दीवान पर बैठा था, एक नावल पढ़ रहा था और एक कप असली कॉफी पी रहा था। उसकी खुशबू ने उसे इतनी शिद्दत से खींच लिया कि वो करीब था कि उलट जाए। नाजी यहाँ कई दिनों से तयाम कर चुका था, और उन सब सुबहों में वो खुशबू थी, गहरी कड़वी भुनी हुई कॉफी की। और वॉन रिश्टर ने इस बात को यकीनी बनाया था कि वो उसे सुने और चाहे, मगर वो एक घूंट पे नहीं ले सकती थी। उसने इस बात का भी ख्याल रखा था। कल सुबह उसने एक पूरा बर्तन सिंक में डाला था और उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। वो एक ऐसा आदमी था जिससे थोड़ी सी ताकत मिल गई थी, और उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया था।
वॉन ने ये सब पहला चंद घंटों में ही जान लिया था, जब उसने बेहतरीन कमरा मुंतखब किया था और अपने बिस्तर के लिए सबसे गर्म कंबल जमा कर लिए थे। जब उसने घर में मौजूद सारे तकिए और सारे मोमबत्तियों को ले लिया था, वॉन को सिर्फ एक तेल का चिराग इस्तेमाल करने के लिए छोड़ा था। हेयर स्टॉर्म बाफनन फ्योर, उसने अपनी बेशक्ल पोशाक और फटी हुई कार्डिगन की समत दुरुस्त करते हुए कहा। उसने जर्मन अखबार से नजर नहीं हटाई। मजीद कॉफी। उसने उसका खाली कप लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। जल्दी से वापस आई और दूसरा कप लेकर आई। इत्तेहाद अफवाज शुमाली अफ्रीका में अपना वक्त जाया कर रही हैं, उसने कहा। कप उससे लेकर अपने पास मेज पर रख दिया। हाँ हेयरस्टॉर्म बानफ्योर। उसका हाथ बाहर निकला और उसके कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि एक नीला निशान छोड़ गया। आज रात मैं मर्दों को रात के खाने पर बुलाने वाला हूँ। तुम खाना पकाओगी और इस लड़के को मुझसे दूर रखो। उसकी रोना ऐसे लगता है जैसे मरता हुआ सुअर हो। उसने हाथ छोड़ दिया। हाँ हेयरस्टॉर्म बानफ्योर। वो फौरन उसके रास्ते से हट गई। कमरे की तरफ दौड़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वो नीचे झुकी और डैनियल को जगाया। उसकी नर्म सांसें अपनी गर्दन के करीब महसूस की। मामा, वो उंगली मुंह में डालते हुए बोला। सोफी बहुत आवाज से खराबे ले रही है। वॉन मुस्कुराई और सोफी के बालों में हाथ फेरा। हैरत की बात यह थी कि हालांकि ये जंग का दौर था और वो खौफजदा और भूखे थे, फिर भी एक लड़की अपनी उम्र की इतनी मेहनत से सब कुछ भूलकर सो सकती थी। तुम तो पानी के भैंसे की तरह आवाज निकाल रही हो सोफी, वॉन ने मजाक किया। बहुत मजे का, सोफी बड़बड़ाई। बैठते हुए उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या हेयरस्टॉर्म बाफनन अभी तक यहाँ है? सोफी, वॉन ने उसे डांटा, दरवाजे को फिक्रमंदी से देखते हुए। वो हमें नहीं सुन सकता, सोफी ने कहा। फिर भी, वॉन ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता क्यों तुम हमारे मेहमान को आलू खाने वाले कीड़े से मुवाजना कर रही हो। वो मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी। डैनियल ने वॉन को गले लगाया और एक बेजार बोसा दिया। जैसे ही वो उसकी पीठ पर हाथ मारकर उसे अपने करीब रखा, उसके नर्म गाल को रगड़ते हुए उसने एक गाड़ी की आवाज सुनी। शुक्र है, वॉन ने सरगोशी की। वो जा रहा है, उसने लड़के से सरगोशी की, उसका गाल रगड़ते हुए। चलो सोफी, वो डैनियल को लेकर लिविंग रूम में आई, जो अभी भी ताज़ा कॉफी और मर्दों के अतर की खुशबू से भरा हुआ था, और अपना दिन शुरू किया। लोगों ने हमेशा इसाबेल को बेपरवाह कहा, जितना उसे याद आता है, फिर जल्दबाजी और हालिया में बेएहतियाती। पिछले साल में वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसने इस हकीकत को समझ लिया था। बचपन से ही वो पहले अमल करती और बाद में नतीजों के बारे में सोचती थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो इतनी देर तक अकेली रही थी। उसका कभी कोई हमराज नहीं था, न ही कोई बेहतरीन दोस्त। उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी मुश्किलों पर गौर कर सकती या अपने मसले हल कर सकती। इससे आगे उसमें कभी ज्यादा जज्बे पर काबू पाने की क्षमता नहीं थी। शायद ये इसलिए क्योंकि उसके पास कभी कुछ नहीं था जिसे वो खो सकती। अब वो जानती थी कि खौफ का क्या मतलब है, कि किसी को या किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहना कि दिल में तकलीफ हो। पुराना इसाबेल बस गेटन से कह देती कि वो उसे मोहब्बत करती है और जो हो सो हो। नया इसाबेल बिना कोशिश के चले जाना चाहती थी। उसे नहीं मालूम था कि क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो फिर से मुस्तरद की जाए। और फिर भी वो जंग में थे। वक्त वो एक ऐसी अयाशी थी जिसका अब कोई मालिक नहीं था। कल इतना आर्जी महसूस होता था जैसे अंधेरों में एक बोसा। वो छोटी सी छत वाले कमरे में खड़ी थी जिसे वो सेफ हाउस में पानी के टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल करती थी। गेटन ने उसके बाथरूम के लिए गर्म पानी के बाल्टे ऊपर उठाए थे और वो तांबे के टब में बैठकर राहत महसूस कर रही थी जब तक कि पानी ठंडा नहीं हो गया। दीवार पर लगा आईना चटका हुआ था और टेढ़ा लटक रहा था। उसकी अक्स कुछ टूटा फूटा सा दिखाई देता था और उसके चेहरे का एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले में थोड़ा सा नीचा था। तुम कैसे खौफजदा हो सकती हो, उसने अपनी अक्स से कहा। वो बर्फबारी में पेरिनीज के पहाड़ों पर चढ़ाई कर चुकी थी और स्पेन की सर्च लाइट के नीचे बिदासवा दाया के ठंडे पानी में तैराकी कर चुकी थी। एक बार तो उसने एक गेस्टापो एजेंट से कहा कि वो एक सूटकेस में नकली शनाख्त की दस्तावेज लेकर जर्मन चेकपोस्ट से गुजरे क्योंकि वो इतना मजबूत दिखाई देता है, और वो सफर से थकी हुई थी। लेकिन उस वक्त भी वो इतनी खौफजदा नहीं थी जितनी वो अब थी। अब उसे अचानक से पता चला कि एक औरत एक फैसला करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है और अपनी वजूद को जड़ से उखाड़ सकती है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आप को एक फटे हुए तौलिए में लपेटा और सेफ हाउस के मरकजी कमरे की तरफ वापस आई। उसने दरवाजे के करीब थोड़ी देर के लिए रुककर अपने तेज धड़कते दिल को पुरसकून करने की कोशिश की, जो कि नाकाम कोशिश थी, और फिर दरवाजा खोला। गेटन खिड़की के करीब खड़ा था, अपने फटे पुराने कपड़ों में, जो अब भी उसके खून से दागदार थे। उसने बेचैनी से मुस्कुराहट दी और तौलिए के कोने को अपने सीने में ठीक किया। वो इतना ठहरा हुआ था कि ऐसा लगता था जैसे उसने सांस लेना छोड़ दिया हो, जबकि वियान की सांस तेज हो गई थी। ये मत करना ईज, उसकी आंखें तंग हो गईं। पहले वो कह सकती थी कि ये गुस्सा था, लेकिन अब वो बेहतर जानती थी। उसने तौलिया खोला और उसे नीचे गिरा दिया। उसकी गोली के जख्म पर लगा पट्टा वो वाहिद चीज थी जो अब उसके जिस्म पर थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो, उसने कहा। तुम जानते हो, तुम मासूम हो, ये जंग है।
मैं एक मुजरिम हूँ। तुम्हें मुझसे दूर रहने के कितने असबाब चाहिए? ये दलाइल किसी और दुनिया के लिए थी। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो मैं तुम्हें पीछा करने पर मजबूर करती, उसने कहा एक कदम आगे बढ़ाते हुए। मैं तुम्हें इतना तंग करती कि तुम्हें मुझे बरहना करने के लिए कई हलकों से गुजरना पड़ता, मगर हमारे पास वक्त नहीं है ना? ये आहिस्ता तस्लीम करते हुए उसने गम की लहर महसूस की। ये सच्चाई थी जो हमेशा उनके दरमियान थी। उनके पास वक्त नहीं था। वो शादी के बगैर मोहब्बत में नहीं पड़ सकते थे, बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, शायद उनके पास कल भी ना हो। उसे ये नफरत थी कि उसका पहला तजुर्बा गम में डूबकर और इस एहसास के साथ होगा कि जो कुछ उन्होंने अभी पाया था वो पहले ही खो चुके हैं, मगर ये अब दुनिया का हाल था। एक बात वो पक्की तरह जानती थी, वो चाहती थी कि वो उसका पहला मर्द हो जो उसके बिस्तर में हो। वो चाहती थी कि वो उसे हमेशा के लिए याद रखे। राहबाओं ने हमेशा कहा था कि मेरी बदकिस्मती का अंजाम आएगा। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा, उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। तो मुझे डरा देती हो इसाबेल? मुझे बोसा दो, यही वो अल्फाज थे जो वो कह सकती थी। उसके लबों के पहले ही छूने पर सब कुछ बदल गया या इसाबेल बदल गई। एक शदीद ख्वाहिश की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। वो उसकी बाहों में गुम हो गई, पाया हुआ, टूटा हुआ और फिर से बनाया गया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये अल्फाज उसके अंदर जल रहे थे। बेताबी से उन्हें जबान पर लाने की ख्वाहिश थी, मगर इससे भी ज्यादा वो ये सुनना चाहती थी, सिर्फ एक बार कि उसे मोहब्बत की गई है। तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने ये किया, उसने कहा। वो ये कैसे कह सकता था? कभी नहीं। क्या तुम्हें अफसोस होगा? मुझे पहले ही है, उसने आहिस्ता से कहा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नाइटिंगेल बाय क्रिस्टिन हैना, चैप्टर 29। अगला हफ्ता इसाबेल के लिए एक तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त खुशी का हफ्ता था। देर तक मोमबत्ती की रोशनी में बातचीत, हाथ पकड़ना और जिस्म को मसलना, रातों में जागना एक जलती हुई ख्वाहिश में और मोहब्बत करना और फिर दोबारा नींद में डूब जाना। इस दिन जैसे हर दूसरे दिन इसाबेल अभी तक थकी हुई और हल्की सी तकलीफ में जागी। उसके कंधे में लगे जख्म ने इतना ठीक होना शुरू कर दिया था कि वो खारिश और दर्द महसूस कर रही थी। वो गेटन को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसका जिस्म गर्म और मजबूत था। उसे पता था कि वो जाग रहा है, शायद उसकी सांसों की आवाज या उसका पांव बेध्यानी में उसके पांव से रगड़ खाता हुआ या वो खामोशी, वो बस जानती थी। पिछले दिनों में वो उसकी तालिबा बन गई थी। जो कुछ भी वो करता वो उसके लिए इतना छोटा या बेमानी नहीं था कि वो उसे न देखे। वो बार बार सोचती कि इस छोटे से छोटे लम्हे को याद रखना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार रोमानी नॉवल पढ़े थे और हमेशा के लिए मोहब्बत का ख्वाब देखा था। फिर भी उसने कभी नहीं जाना था कि एक सादा डबल मैट्रेस भी अपनी जगह एक दुनिया बन सकता है, एक आवाज। वो अपनी तरफ मुड़ी और गेटन के पास से चिराग रोशन करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी मध्यम रोशनी में वो उसके करीब हो गई, एक बाजू उसके सीने पर डाले हुए। उसके गंदे बालों में एक छोटा सा चांदी का दाग था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, अपनी उंगली से उसका नक्शा बनाया। जॉर्जिस, उसने मोहब्बत से कहा। उसकी आवाज का तांगून इज़ाबेल को याद दिलाता था कि गेटन का भाई जंगी कैदी था। उसकी एक मुकम्मल जिंदगी थी जिसके बारे में वो तकरीबन कुछ भी नहीं जानती थी। एक माँ जो सिलाई करती थी और एक बाप जो सुअर पालने का काम करता था। वो कहीं जंगलों में रहता था, एक ऐसे घर में जहाँ पानी की सहूलत नहीं थी और उन सबके लिए सिर्फ एक कमरा था। वो उसके तमाम सवालों के जवाब देता, मगर खुद कुछ नहीं बताता था। वो कहता कि उसे उसकी कहानियां सुनना पसंद हैं जो उसने कई स्कूलों से निकाले जाने के दौरान झेली थी। गरीब लोगों की कहानियां सुनना बेहतर है जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हों, वो कहता। मगर उनके तमाम अल्फाज जो एक दूसरे से बदले जाते, उनमें वो महसूस करती कि उनका वक्त खत्म हो रहा था। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते थे। पहले ही वो ज्यादा वक्त गुजार चुके थे। वो सफर करने के लिए जिस्मानी तौर पर तैयार थी। शायद पिरेनीज के पहाड़ों को पार करने के काबिल नहीं थी, लेकिन उसके लिए बिस्तर पर लेटे रहने की जरूरत नहीं थी। वो उसे कैसे छोड़ सकती थी? वो शायद कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। ये उसका खौफ था, यही असल मसला था। मुझे समझ आ गया है, तुम जानती हो, गेटन ने कहा। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था, मगर उसकी आवाज में जो खला था वो समझ गई कि ये अच्छा नहीं है। उसके बिस्तर में होने के साथ जो गम था, जो खुशी के बराबर था, वो मजीद बढ़ गया। क्या समझ आ गया? उसने पूछा, मगर वो नहीं सुनना चाहती थी। कि हर बार जब हम बोसा लेते हैं ये अलविदा होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जंग वहां बाहर है, इजल, मुझे वापस जाना है। वो जानती थी और इत्तेफाक करती थी, हालांकि उसके सीने में एक तंगी महसूस हुई। मुझे पता है, वो इतना ही कह सकी, क्योंकि वो डरती थी कि कोई गहरा सवाल और जवाब उससे ज्यादा तकलीफदेह होगा जितना वो बर्दाश्त कर सके। हर बार जब हम बोसा लेते हैं ये अलविदा होता है। एक ग्रुप ऑर्गेने में जमा हो रहा है। अगर हम खुशकिस्मत हुए तो हम बुध की शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा।
हम खुशकिस्मत नहीं हैं, उसने कहा। तुम्हें अब तक ये समझ जाना चाहिए था। तुम गलत हो गेटन, अब जबकि तुमने मुझे मिल लिया है तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। ये कुछ तो है। उसने नर्म और खामोशी से कुछ कहा। शायद ये काफी नहीं है। उसने परवाह नहीं की, वो नहीं सुनना चाहती थी। नवंबर में कैरियो के लोग दोबारा सर्दियों की बका के मोड में आ गए थे। उन्हें अब वो बात मालूम हो गई थी जो पिछले सर्दियों में वो नहीं जानते थे। जिंदगी मजीद बदतर हो सकती थी। जंग दुनिया भर में लड़ी जा रही थी। अफ्रीका में, सोवियत यूनियन में, जापान में, कहीं एक जजीरे पर जिसका नाम ग्वाइडल केनल था। जर्मनों के इतने मोर्चों पर जंग लड़ने की वजह से खाना और लकड़ी, गैस, बिजली और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और भी कम हो गई थी। इस जुमे की सुबह खास तौर पर सर्द और धुंधली थी। बाहर निकलने के लिए अच्छा दिन नहीं था, मगर वियान ने फैसला किया था कि आज वो दिन है। उसके लिए घर से निकलने का हौसला पैदा करना कुछ वक्त लगा था, मगर वो जानती थी कि ये जरूरी है। उसके बेटे का बाल इतना छोटा कट चुका था कि वो तकरीबन गंजा लग रहा था और उसने उसे इस तरह के बड़े साइज के कपड़े पहना रखे थे ताकि वो छोटा दिखे। किसी भी तरीके से उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को मजबूर किया कि वो सीधी कमर के साथ टाउन में चले, दोनों तरफ बच्चों के साथ, सोफी और डैनियल। बुलांगेरी में वो कतार के आखिर में अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो सांस रोके इंतजार कर रही थी कि कोई उसके साथ खड़े बच्चे के बारे में सवाल करे, मगर लाइन में खड़ी खवातीन इतनी थकी हुई, भूखी और मायूस थी कि वो नजर उठाकर भी नहीं देख रही थी। आखिरकार जब वियान की बारी काउंटर पर आई, एवेट ने सर उठाया। वो सिर्फ 2 साल पहले एक खूबसूरत औरत थी जिसके लंबे तांबे रंग के बाल और कोल जैसे काले आंखें थी। अब जंग के 3 साल गुजर जाने के बाद वो थकी हुई और बूढ़ी लग रही थी। वियान मोरियक, मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ कुछ समय से नहीं देखा। बॉन्जोर सोफी, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। उसने काउंटर पर झांका। और ये खूबसूरत नौजवान लड़का कौन है? डैनियल, उसने फख्र से कहा। वियान ने कांपते हाथ से उसके छोटे सर पर हाथ रखा। मैंने इसे अपने कजिन के नीज से गोद लिया था। वो मर गई। यूवेड ने अपनी बिखरी हुई हेयरलाइन से बालों को पीछे किया। एक बाल अपने मुंह से निकालकर उसने छोटे बच्चे को घूरा। उसके अपने 3 बेटे थे, जिनमें से एक डैनियल से ज्यादा उम्र का नहीं था। वियान का दिल उसके सीने में तेज धड़क रहा था। यूवेड काउंटर से पीछे हट गई। वो इस छोटे दरवाजे की तरफ गई जो दुकान को बेकरी से अलग करता था। हर लेफ्टिनेंट, आप यहाँ देखिए। वियान ने अपनी विलो की टोकरी के हैंडल पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली, जैसे वो पियानो की कीज चला रही हो। एक मोटा जर्मन पीछे से कमरे में निकला। उसके हाथों में ताजा बेक की गई बैगेटों से भरा हुआ था। उसने वियान को देखा और रुक गया। मैडम, उसने कहा। उसके सेब जैसे गाल उसके मुंह के भारीपन में खड़े थे। वियान बमुश्किल सर हिला सकी। एवेट ने सिपाही से कहा, आज के लिए और रोटी नहीं है हर लेफ्टिनेंट। अगर मैं और बनाऊं तो मैं आप और आपके लोगों के लिए बेहतर रोटी बचा लूंगी। ये गरीब औरत तो यहाँ तक कि एक दिन पुरानी बेगिट भी नहीं ले सकती। सिपाही की आंखें शुक्रगुजार नजरों से सुकड़ गईं। वो वियान के करीब आया, उसके फटे हुए पांव पत्थरों पर गूंजते हुए। बगैर किसी लफ्ज के उसने आधी खाई हुई बैगेट वियान की टोकरी में डाल दी। फिर वो सर हिलाकर दुकान से बाहर निकल गया और उसके जाने से एक छोटा सा घंटा बजा। जब वो अकेले हो गए, ईवेट वियान के करीब आई, इतनी करीब कि वियान को पीछे हटने की कोशिश करनी पड़ी। मैंने सुना है कि अब तुम्हारे घर में एसएस अफसर है। खूबसूरत कैप्टन को क्या हुआ? वो गायब हो गया, वियान ने सुकून से कहा। किसी को नहीं पता। किसी को नहीं? तुम्हें तफ्तीश के लिए क्यों बुलाया गया था? सबने तुम्हें अंदर जाते हुए देखा था। मैं सिर्फ एक घरेलू औरत हूँ, मैं ऐसी चीजों के बारे में क्या जान सकती हूँ? ईवेट ने चंद लम्हों तक वियान को बुक से घूरा, खामोशी में उसका जायजा लिया। फिर वो पीछे हट गई। तुम अच्छी दोस्त हो वियान मारिएक, उसने आहिस्ता से कहा। वियान ने मुख्तसर सा सर हिलाया और बच्चों को दरवाजे की तरफ धकेल दिया। सड़क पर दोस्तों से बात करने के दिन खत्म हो चुके थे। अब ये खतरनाक था, इतनी बात की आंखों में आंखें डालकर बात की जा सके। दोस्ती की गुफ्तगू मक्खन, कॉफी और सुअर के गोश्त की तरह खत्म हो चुकी थी। बाहर वियान ने दरारों वाले पत्थर के कदम पर रुककर ठहर गई, जिसके दरमियान से एक हरी हरी जमे हुए घास की जड़ें निकलकर ऊपर आ रही थी। उसने एक सर्दियों का कोट पहना था जो उसने एक टैपेस्ट्रीड बेड स्प्रेड से बनाया था। उसने एक ऐसा नमूना नकल किया था जो उसने एक रिसाले में देखा था। डबल ब्रेस्ट, घुटने तक लंबाई, चौड़ी कॉलर के साथ और बटन वो उसकी वालदा के पसंदीदा हैरिस ट्वीड जैकेट से लेकर लगाई थी। आज के दिन के लिए ये काफी गर्म था, लेकिन जल्द ही उसे अपने स्वेटर और कोट के दरमियान अखबार की तहों की जरूरत पड़ने वाली थी। वियान ने अपनी स्कार्फ अपने सर के गिर्द दोबारा बांधी और उसे अपनी ठुड्डी के नीचे ज्यादा सख्ती से गांठ लगा दी। जब बर्फानी हवा ने उसके चेहरे को पूरे तौर पर छू लिया, पत्तों ने पत्थर के रास्ते पर फिसलते हुए उसके जूतों के पास घूमना शुरू कर दिया। उसने डैनियल के दस्ताने वाले हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और सड़क पर कदम रखा। फौरन ही उसे ये एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। हर तरफ जर्मन सिपाही और फ्रांसीसी जेंडार्म्स मौजूद थे। गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर, बर्फ पर सड़क के साथ मार्च करते हुए, कैफे में जत्थों में जमा होकर।
जो कुछ यहाँ हो रहा था ये अच्छा नहीं हो सकता था, और हमेशा सिपाहियों से दूर रहना बेहतर होता है, खासतौर पर शिमाली अफ्रीका में इत्तेहादियों की फतह के बाद। चलो सोफी और डैनियल, हम घर चलते हैं। उसने कोने पर दाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क बंद थी। सड़क के दोनों तरफ दरवाजे बंद थे और खिड़कियां बंद थी। बॉस्टर खाली थे। फिजा में एक भयानक खतरे का एहसास था। जो अगली सड़क उसने आजमाई वो भी बंद थी। एक जोड़े जर्मन सिपाही वहां खड़े थे, उनकी राइफलें उसकी तरफ तनी हुई थी। उनके पीछे जर्मन सिपाही सड़क पर मार्च करते हुए आ रहे थे। उनके कदम एक जैसी तरतीब से चल रहे थे। वियान ने बच्चों के हाथ पकड़े और उनकी रफ्तार तेज की, लेकिन एक सड़क के बाद दूसरी सड़क बंद और पहरे में थी। ये साफ जाहिर हो रहा था कि एक मंसूबा बनाया गया था। लॉरियों और बसों की आवाजें सड़कों पर गूंज रही थी, जो शहर के चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। वियान चौराहे पर पहुंची और रुक गई, सांस लेते हुए बच्चों को अपने पहलुओं के करीब खींचते हुए। हलचल मच गई। बसें एक कतार में खड़ी थीं, मुसाफिरों को निकाल रही थी, जिनमें से सबके सीने पर एक पीला सितारा चमक रहा था। औरतों और बच्चों को जबरन धकेलते हुए घसीटते हुए चौराहे में लाया जा रहा था। नाज़ी सिपाही चौराहे के किनारे खड़े थे, एक भयानक डरावनी गश्ती के मानिंद, जबकि फ्रांसीसी पुलिस वाले बसों से लोगों को खींच रहे थे। महिलाओं के गले से जेवर नोच कर निकाल रहे थे और उन्हें बंदूक के नोक पर धकेल रहे थे। मम्मा, सोफी ने आकर कहा। वियान ने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ लगा दिया। उसके बाईं तरफ एक नौजवान महिला को जमीन पर धकेल दिया गया और फिर उसके बालों से पकड़कर उठाकर भीड़ में घसीट लिया गया। वियान, उसने पलटकर देखा और एलन रुएल को देखा, जो एक छोटा चमड़े का सूटकेस लिए हुए थी और एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ी हुई थी। एक बड़ा लड़का उसके करीब खड़ा था। उन पर एक पीला फटा हुआ सितारा चमक रहा था। मेरे बेटों को ले जाओ, एलन ने वियान से बेकरारी से कहा। यहाँ? वियान ने आसपास नजर दौड़ाई। नहीं मम्मा, बड़े लड़के ने कहा। पापा ने कहा था कि तुम्हारी देखभाल करनी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दोगी तो मैं बस तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। बेहतर है कि हम साथ रहें। उनके पीछे एक और सीटी की आवाज गूंजी। एलन ने छोटे लड़के को वियान के हाथ में धकेल दिया, उसे डैनियल के साथ जोर से लगा दिया। ये जॉन जॉर्जिस है, जैसे उसके चच्चा। जून में 4 साल का हो जाएगा। मेरे शौहर के लोग बरगंडी में हैं। मेरे पास उसके कागज नहीं है। वो मुझे मार डालेंगे अगर मैं उसे ले गई तो। तुम? नाज़ी ने एलन पर आवाज उठाई। वो उसके पीछे आया, उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए उसके कदमों से लगभग उठा लिया। वो अपने बड़े बेटे में जाकर टकराई, जिसने उसके जिस्म को संभालने की कोशिश की। फिर एलन और उसके बेटे भीड़ में खो गए। लड़का उसके पास रोता हुआ मम्मा कहता रहा और रोता ही रहा। हमें जाना चाहिए, वियान ने सोफी से कहा। अभी। उसने जॉन जॉर्जिस का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वो और ज्यादा रोने लगा। जब भी वो मम्मा चिल्लाता, वो झटक कर उसकी खामोशी के लिए दुआ करती। वो एक सड़क से दूसरी सड़क तक तेज कदमों से चली, बाधाओं से बचते हुए और उन सिपाहियों को पीछे छोड़ते हुए जो दरवाजे तोड़कर यहूदियों को चौराहे में धकेल रहे थे। 2 बार उन्हें रोका गया और उन्हें गुजरने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि उनके कपड़ों पर कोई सितारा नहीं था। कीचड़ वाली सड़क पर वो सुस्त हो गई, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि दोनों लड़के रोने लगे। ले जार्डन पर वियान ने आखिरकार रोक लिया। फन रिक्टर की काली सिट्रोइन सामने पार्क थी। ओह नहीं, सोफी ने कहा। वियान ने अपने खौफजदा बेटे को देखा और उसकी प्यारी आंखों में अपने खौफ को देखा, और एक ही लम्हे में उसे मालूम हो गया कि उसे क्या करना है। और फिर वो था। उसने अपने बेटी को इसमें शामिल करने से नफरत की, लेकिन उसके पास क्या चुनाव था? मुझे इस लड़के को बचाना है। कैसे? मुझे अभी तक नहीं मालूम, वियान ने एतराफ किया। लेकिन वॉन रिच्टर? जैसे ही उसने अपना नाम सुना, नाजी दरवाजे पर आ गया, अपने यूनिफॉर्म में बहुत दकीक अंदाज में नजर आते हुए। मदाम मोरियाक, उसने कहा। उसकी नजर तंग हो गई, जैसे वो उसके करीब आ रहा था। आप यहाँ हैं? वियान ने अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की। हम खरीदारी के लिए शहर गए थे। इसके लिए अच्छा दिन नहीं है। यहूदियों को जलावतन करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। वो उसकी तरफ चलने लगा, उसके बूट गीली घास पर रौंदते हुए। उसके साथ सेब का दरख्त पत्तों से खाली था। खाली शाखों से कपड़े के टुकड़े फड़फड़ा रहे थे, सुर्ख, गुलाबी, सफेद, बैग के लिए नया, सियाह में। और ये अच्छा खासा नौजवान कौन है? वॉन रिच्टर ने कहा, बच्चे के आंसुओं से भीगे गाल पर एक सियाह दस्ताना लगे उंगली से छूते हुए। एक दोस्त का लड़का। उसकी वालदा इस हफ्ते तबदिक से मर गई। वॉन रिच्टर पीछे की तरफ झुक गया, जैसे उसने बुबोनिक टाउन का जिक्र किया हो। मैं ये बच्चा घर में नहीं चाहता। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम इसे फौरन यतीम खाने ले जाओगी। यतीम खाना, मादर मारिया थेरेस। उसने सर हिलाया। बिल्कुल है स्ट्रॉम्बानफा। उसने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो, जाओ अभी। वो चलने लगा, फिर वो रुक गया और वियान की तरफ मुड़कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शाम को मेरे लिए खाना तैयार करो। मैं हमेशा घर पर होती हूँ, है स्ट्रॉम्बानफा। हम कल रवाना हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और मेरे आदमियों को अच्छी खुराक दो, इससे पहले कि हम जाएं। रवाना हो? उसने पूछा।
उम्मीद की एक लकीर महसूस करते हुए। हम कल फ्रांस के बाकी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, कोई आज़ाद जोन नहीं रहेगा। ये वक्त आ चुका था, तुम लोगों को खुद हुकूमत करने देना मजाक था। अच्छा दिन मदाम। व्यान जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई, बच्चे का हाथ पकड़े हुए। जॉन जॉर्जिस के रोने की आवाज के ऊपर उसने गेट की आवाज सुनी जब वो खुला और फिर बंद हो गया। फिर एक गाड़ी का इंजन शुरू हुआ। जब वो जा चुका, सोफी ने कहा, क्या मादर मारिया थेरेस इसे छुपाएगी? मुझे उम्मीद है। डैनियल को घर ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो, सिर्फ मेरे लिए उसे न खोलना। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी। सोफी अचानक अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी। उसकी आंखों में बेहद हिकमत थी। अच्छा किया मम्मा, हम देखेंगे, व्यान ने कहा। ये वो वाहिद उम्मीद थी जो उसके पास बची थी। जब उसके बच्चे महफूज तौर पर घर में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद कर लिया तो उसने बच्चे से कहा, चलो जॉन जॉर्जिस, हम सैर पर जा रहे हैं। मेरी मम्मा के पास? वो उसकी तरफ नहीं देख सकी। चलो। जब व्यान और बच्चा शहर वापस जा रहे थे, एक वक्फे से बारिश शुरू हो गई। जॉन जॉर्जिस बारी बारी से रोता और शिकायत करता रहा, लेकिन व्यान इतनी परेशान थी कि उसे बमुश्किल उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो मादर सुपीरियर से ये खतरा कैसे मांगेगी? वो ऐसा न करे तो क्या? वो चर्च के सामने से गुजरकर उसके पीछे छिपे हुए मकतबे में पहुंचे। सेंट जोसेफ के बहनों का ऑर्डर 1650 में 6 ऐसी खवातीन के साथ शुरू हुआ था जो अपने कम्युनिटी के गरीबों की खिदमत करना चाहती थीं। वो फ्रांस भर में हजारों अरकान तक फैल चुका था जब तक मजहबी कम्युनिटीज को फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान रियासत ने मना कर दिया। कुछ असल 6 बहनें अपने अकीदे के लिए शहीद हो गईं, ईमान के खातिर गिलोटिन से हलाक हुईं। व्यान एबे के सामने वाले दरवाजे पर पहुंची और भारी लोहे के दस्तक वाले हथौड़े को उठाया, उसे बलूट के दरवाजे पर गिरने दिया, जो तेज आवाज से टकराया। हम यहाँ क्यों हैं? जॉन जॉर्जिस ने शिकायत की। क्या मेरी मम्मा यहाँ हैं? एक नन ने दरवाजा खोला। उसका मीठा और गोल चेहरा सफेद हेड ड्रेस और काले हैबिट के कोने में छिपा हुआ था। आह व्यान, उसने मुस्कुराकर कहा। बहन अगाथा, क्या मैं मादर सुपीरियर से बात कर सकती हूँ? नन पीछे हट गई। उसका हैबिट पत्थर की जमीन पर रगड़ रहा था। मैं देखूंगी, तुम दोनों बाग में सिट बैक। व्यान ने सर हिलाया। मर्सी। वो और जॉन जॉर्जिस सर्द दरवाजों से होते हुए बाग में पहुंचे। ये खासा बड़ा था और चौकोर था, भूरी घास से ढका हुआ, और एक संगमरमर का शेर सर वाला फव्वारा था, और यहाँ वहाँ पत्थर की बेंचें रखी हुई थीं। व्यान ने बारिश से बचने के लिए एक सर्द बेंच पर बैठने की जगह बनाई और बच्चे को अपने साथ बिठा लिया। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। व्यान, मादर ने कहा सामने आते हुए। उसका हैबिट घास पर घसीट रहा था। उसने अपनी उंगलियां अपनी गर्दन के चारों ओर लटक रहे बड़े क्रूज के साथ जोर से जकड़ ली। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखना, बहुत देर हो गई। और ये नौजवान लड़का कौन है? लड़के ने ऊपर देखा। क्या मेरी मम्मा यहाँ है? व्यान ने मादर सुपीरियर की नजर का मुकाबला अपनी नजर से किया। इसका नाम जॉन जॉर्जिस रैवेल है मादर। मैं चाहूंगी कि हम अकेले बात करें, अगर ये मुमकिन हो। मादर ने अपने हाथ बजाए और एक नन। जब वो अकेले हो गए तो मादर सुपीरियर व्यान के करीब आकर बैठ गईं। व्यान अपने ख्यालात को जमा न कर सकी और एक खामोशी उनके बीच आ गई। मुझे तुम्हारे दोस्त रेचल के बारे में अफसोस है, और बहुत से दूसरे, व्यान ने कहा। मादर ने सर हिलाया। हमने लंदन रेडियो से कैंपों में होने वाली हौलनाक अफवाहें सुनी है। शायद हमारा मुकद्दस वालिद। वो इस बारे में खामोश है, मादर ने कहा। उसकी आवाज मायूसी से भरी हुई थी। व्यान ने गहरी सांस ली। हेलेन रोएल और उसका बड़ा बेटा आज जलावतन कर दिए गए। जॉन जॉर्जिस अकेला है। उसकी वालदा, उसने मुझे उसके साथ छोड़ दिया। उसे तुम्हारे साथ छोड़ दिया? मादर ने तवक्कुफ किया। तुम्हारे घर में एक यहूदी बच्चा रखना खतरनाक है व्यान। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। मादर ने उसकी तरफ देखा। वो इतनी देर खामोश रही कि व्यान का खौफ जड़ पकड़ने लगा, बढ़ने लगा। और तुम ये कैसे कर पाओगी? आखिरकार उसने पूछा। उसे छुपाओगी? कहाँ? व्यान ने मादर की तरफ देखा, कुछ न कहा। मादर का चेहरा रंगत से खाली हो गया। यहाँ? एक यतीम खाना, इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? मादर सुपीरियर उठी और फिर बैठी। फिर वो दोबारा उठी, उसके हाथ सलीब की तरफ बढ़े और उसे पकड़ा। आहिस्ता से वो दोबारा बैठ गई। उसके कंधे झुक गए और फिर सीधे हो गए जब उसका फैसला हो गया। हमारी निगरानी में एक बच्चे के लिए कागजात की जरूरत होती है। बपतिस्मा सर्टिफिकेट, मैं ये ले आ सकती हूँ यकीनन, मगर शनाख्ती कागजात? मैं वो हासिल करूंगी, व्यान ने कहा। हालांकि उसे ये मालूम नहीं था कि ये मुमकिन है या नहीं। तुम जानती हो कि अब यहूदियों को छुपाना गैर कानूनी है, सजा जलावतनी है। अगर तुम खुशकिस्मत हो, और हालिया दिनों में मुझे लगता है कि फ्रांस में कोई भी खुशकिस्मत नहीं है। व्यान ने सर हिलाया।
फिर मादर सुपीरियर ने कहा, मैं इस बच्चे को ले लूंगी और मैं 1 से ज्यादा यहूदी बच्चों के लिए जगह बना सकती हूँ। ज्यादा? यकीनन ज्यादा है वियान। मैं एक आदमी से बात करूंगी जिसे मैं जेरवाट में जानती हूँ। वो ओदे सेक्यूराओ ए खान हेल्प द चिल्ड्रन फंड के लिए काम करता है। मुझे तवक्को है कि वो छिपे हुए परिवारों और बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हारा इंतजार करे। मेरा? तुम अब इसकी कयादत कर रही हो और अगर हम अपनी जानें एक बच्चे के लिए खतरे में डाल रहे हैं तो हमें मजीद बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मादर अचानक अपने पैरों पर उठी। उसने अपना हाथ वियान के बाजू में डाला और दोनों औरतें छोटे बाग के गिर्द घूमी। यहाँ किसी को भी सच्चाई नहीं जाननी चाहिए। बच्चों को तरबियत देनी होगी और कागजात होने चाहिए जो मुआयना पास कर सकें। और तुम्हें यहाँ एक ओहदा चाहिए, शायद एक उस्ताद के तौर पर। हाँ, एक जुज वक्त उस्ताद के तौर पर। ये हमें तुम्हें छोटा सा वजीफा देने की इजाजत देगा और ये सवालों के जवाब देगा कि तुम बच्चों के साथ यहाँ क्यों हो। हाँ, वियान ने कहा, लड़सते हुए। इतना खौफ न दिखाओ वियान, तुम सही काम कर रही हो। उसे यकीन था कि ये सच है, और फिर भी वो दहशतजदा थी। ये है जो उन्होंने हमारे साथ किया है। हम अपनी ही साई से डरते हैं। उसने मादर की तरफ देखा। मैं ये कैसे करूंगी? डरी हुई खवातीन से जाकर उनसे उनके बच्चे लेने की दरख्वास्त करूंगी। तुम उनसे पूछोगी कि उन्होंने अपने दोस्तों को ट्रेनों पर सवार होते और ले जाते हुए देखा है। तुम उनसे पूछोगी कि वो अपने बच्चे को उस ट्रेन से दूर रखने के लिए क्या कुछ खतरा मोल लेंगी। फिर तुम हर माँ को फैसला करने दोगी। ये एक नाकाबिले तसव्वुर इंतखाब है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी। बस सूफी और डैनियल को एक अजनबी के हवाले कर दूं। मादर नजदीक झुकी। मैंने सुना है कि उनका एक खौफनाक स्टॉर्म ट्रूपर तुम्हारे घर में कयाम कर रहा है। तुम्हें इस बात का एहसास है कि ये तुम्हें और सूफी को बड़ी खतरे में डालता है। बलशिद्दत, लेकिन मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि इस वक्त कुछ ना करना ठीक है। मादर रुक गई। वियान को छोड़कर उसने अपना नरम हाथ उसके गाल पर रखा और नरमी से मुस्कुराकर कहा, एहतियात से रहना वियान। मैं पहले ही तुम्हारी वालदा की तदवीन में जा चुकी हूं। मैं तुम्हारी तदवीन में शरीक नहीं होना चाहती। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।